आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है, इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास शुरू करते हैं। टॉपिक हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक उत्खनन से पाषाण कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश में पाषाण कालीन मानव गतिविधियों के अधिकांशता साक्ष्य विंध्य पर्वत के सटे इलाके से प्राप्त हुए हैं। उपकरणों की बनावट के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को निम्न अनुसार बांटा गया है। फर्स्ट आता है हमारा पूरा पाषाण काल। उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी व चंदौली के चकिया से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी के चौपानी मांडो व लोहंदा नाला नामक स्थल से पूरा पाषाण काल से संबंधित जानकारियां प्राप्त हुई। चौपानी मांडो से तो पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी बेलन टॉन्स की सहायक नदी है। आधुनिक उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र, मिर्जापुर व प्रयागराज जिले में विस्तृत है। चौपानी मांडो से चर्ट नामक पत्थर से बने पाषाण उपकरण के अलावा भेड़ बकरियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं, जबकि भेड़ बकरी के साक्ष्य स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन्हें उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से लाया जाता था। यहाँ झोपड़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। लोहंदा नाला से भी लघु पाषाण काल उपकरण प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। चंदौली के चकिया नामक स्थान से भी पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में विंध्य एवं मध्य गंगा घाटी क्षेत्र मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में उत्तर प्रदेश में मानव गतिविधियों का प्रसार हुआ। इस काल में विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रयागराज जिले की मेजा करछना व बारा तहसील के साथ साथ मिर्जापुर व बुंदेलखंड के क्षेत्रों से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग की ओर से मिर्जापुर जिले में स्थित मोहरना पहाड़, बगही खोर, लेह खैया या लेह खैया का उत्खनन हुआ है, जिससे उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाण कालीन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इनमें लेह खैया एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस स्थान से 17 नर कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश के सिर पश्चिम दिशा में है। अब देखते हैं आगे। प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में ही स्थित चौपानी मांडव से भी मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए। प्रयागराज जिले में जमुनीपुर, फूलपुर तहसील पड़ती है। पुणा, बिछिया, भीतपुर तथा महरूडीह ओरांव तहसील यहाँ पर पड़ती है। आदि अन्य मध्य पाषाण कालीन स्थल प्रकाश में आए हैं। आधुनिक प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय, नाहर, महदहा एवं दमदमा महत्वपूर्ण एवं पाषाण कालीन स्थलों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इन स्थलों का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग
के भूतपूर्व अध्यक्ष GR शर्मा, इनके सहयोगी RK वर्मा एवं BD मिश्र के द्वारा करवाया गया। सराय नाहर राय से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से 14 सवाधान एवं 8 गर्त चूल्हों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन सवाधानों से तत्कालीन मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है। समाधि स्थल शवों का सिर पश्चिम और पैर पूर्व की ओर है। देखिए यहाँ पर जो सभागार मिले हैं, सभाधानों में जो सिर रखे हुए हैं वो पश्चिम की ओर और पैर जो है वो पूर्व की ओर है। तो ये चीज याद रखने होती है। गर्त चूल्हों के पास पशुओं की अधजली हड्डियां भी मिली हैं। कुछ अस्थि तथा सींग निर्मित उपकरण भी मिले हैं। मतलब जो अस्थि और सींग दोनों से मिलाकर कुछ उपकरण बनाए गए हैं, वो भी यहाँ पर सराय नाहर राय में मिले हुए हैं। मैदहा एवं दमदमा से भी बृहद संख्या में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। पत्थर की गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्रों और नक्काशियों के मध्य पाषाण काल के सामाजिक जीवन और आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित जानकारी मिलती है। उत्तर प्रदेश के मुरहना पहाड़ पर शैल चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में एक मुरहना पहाड़ है जहाँ पर शैल चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा एक स्थल है जहाँ पर एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं। ठीक। मदहा से सिल, लौड़े, हथौड़े आदि के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। तो इससे ऐसा विदित होता है कि लोग घास के दानों को पीस कर खाने के काम में लाते थे। देखिए उस समय मध्य पाषाण काल में ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं, इसलिए मनुष्य को जो भी पेट भरने के लिए मिलता था खा लेते थे। तो वहाँ पर घास के जो दाने थे उनको पीस कर काम में लाते थे। ठीक है। फिर क्या है? महदहा से मिले सभाधानों में स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाया गया है। एक बात ये भी है कि मैदहा में जो सवाधान मिले हैं उसमें स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाया गया है। हो सकता है उस समय सती प्रथा जैसा रूल फॉलो किया गया है। दमदमा पुरा स्थल से ब्लेड, फलक, गुरीन, छिद्रक आदि लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो वहाँ पर लघु पाषाण उपकरण पत्थर के उपकरण, पत्थर से बने हुए जो उपकरण थे, ब्लेड, फलक, पत्थरों को घिस घिस के बनाए जाते थे मध्य पाषाण काल में, तो वो भी मिले हुए हैं दमदमा में। ठीक है। देखिए एक दमदमा और मदहदा ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर मिले हुए हैं मध्य पाषाण काल के साक्ष्य। दमदमा से ही 41 सवाधान और कुछ गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गर्त चूल्हा जानते हो? गर्त चूल्हा मतलब जो जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर चूल्हे का काम करते हैं। जैसे ऊपर ना, ऊपर से नहीं कुछ बनाते हैं, जमीन के अंदर ही थोड़ा गड्ढा कर लेते हैं 1.5 फुट का, उसी से बना लेते हैं, जिसको भट्टी कहते हैं आजकल। तो इसके अतिरिक्त यहाँ से हड्डी तथा सींग के उपकरण एवं आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। अब नवपाषाण काल जो हमारा है उसमें देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल कोल्डी हवा। अगर नवपाषाण काल से संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण स्थल का नाम पूछा जाए तो कोल्डी हवा याद रखेंगे नवपाषाण काल। महागरा तथा पंचोर सभी बेलम घाटी में है। कोल्डी हवा के उत्खनन से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लौहकालीन संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। जो कोल्डी हवा है वहाँ नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्रयुगीन संस्कृति के भी अवशेष मिल गए।
महागरा तथा पंचों से केवल नवपाषाणकालीन अवशेष ही प्राप्त हुए। जो महागरा है और तथा पंचो है, वहां से केवल नवपाषाणकालीन अवशेष ही प्राप्त हुए, महागरा और पंचो। यहाँ पर हम बताएंगे आपको कोल्डी हवा के बारे में। देखिए, कोल्डी हवा के उत्खनन से धान की खेती किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही कोल्डी हवा एवं महागरा के उत्खनन से अनाज रखने के लिए उपयोगी घड़े तथा मटके भी प्राप्त हुए हैं। महागरा के आवासीय क्षेत्र के बीच में गौशाला का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा कोल्डी हवा में गौशाला के साक्ष्य मिले हुए हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। कोल्डी हवा से विशिष्ट बर्तन भी मिला है, जिसकी बाहरी सतह पर रस्सी की छाप मिली है। तो सुना सकता है कि रस्सी की छाप वाला बर्तन कहाँ पर मिला, तो ये मिला हमें कोल्डी हवा में। तो कोल्डी हवा किस लिए जाना जाता है, नवपाषाण। और संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव नामक स्थान के खनन से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। लहुरा देव जो इस संत कबीर नगर में है, यहाँ भी नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले। यहाँ से धान की खेती किए जाने का प्रमाण मिला। लहुरा देव में क्या होता था, धान की खेती। इस काल का कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन करने के, बर्तन बनाने और उस पर चित्रकारी व पॉलिश करने, आवास बनाने, जानवरों की खालों से वस्त्र बनाने आदि क्रियाओं से परिचित था। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग ताम्र पाषाण काल। ये क्या था ताम्र पाषाण काल, देखिए। पाषाण काल के ठीक बाद और सिंधु सभ्यता से पूर्व की संस्कृति ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। सिंधु सभ्यता से पूर्व की संस्कृति जो है वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। इसमें प्रस्तर तथा तांबा धातु के उपकरणों का प्रयोग साथ साथ किया गया। अब देखिए, ताम्रपाषाण काल के सामान्य जीवन पद्धति नवपाषाण काल से बहुत अलग नहीं थी। देखिए, वहाँ नवपाषाण काल से थोड़ा अपडेटेड हुआ था, लेकिन इससे अलग थोड़ी हो गया। अभी भी हम लोग बहुत सारे चीजें पुराने ही फॉलो करते हैं। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए। यथा धातु के रूप में तांबे का प्रयोग आरंभ हुआ। ठीक है, ताम्रपाषाण काल का जो प्रयोग है वो ताम्रपाषाण काल में ही हुआ था, नवपाषाण काल के बाद मान सकते हैं। और सिंधु सभ्यता से पहले धातु के रूप में तांबे का चाक निर्मित मृतभांड का निर्माण शुरू हो गया था। इसी ताम्रपाषाण में चाक निर्मित मृत भांड का। अब देखते हैं आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में ताम्र पाषाण काल से संबंधित संस्कृति को गैरिक मृतभांड संस्कृति कहा जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में ताम्र पाषाण काल से संबंधित संस्कृति को क्या कहा जाता है, गैरिक मृतभांड संस्कृति। इस संस्कृति की पहली बार खोज उत्तर प्रदेश के बिसौली, बदायूं जिला तथा राजपुर परसू, जो बिजनौर जिले में पड़ता है, नामक स्थलों पर की गई थी। वस्तुतः गैरिक मृतभांड संपूर्ण दोआब से मिले, किंतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बुलंदशहर, बुलंदशहर में पड़ता है भटपुरा और मानपुरा, इनका विशेष संकेंद्रण है। लाल किला तथा अहिच्छत्र बरेली जिला, लाल किला एक बुलंदशहर में है तथा अहिच्छत्र जो बरेली जिला में है, गैरिक मृतभांड संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल। उत्तर प्रदेश में ताम्र संग्रह या कॉपर होल्डर्स
भी प्राप्त हुआ ब्रदर्स। कानपुर जिले में बिठूर से तांबे का एक कांटेदार बर्छी मिली है। देखिए बहुत पुरानी बर्छी मिली हुई है जो कांटेदार तांबे की बनी हुई है। और आलमगीरपुर के बारे में देखते हैं क्या है। आलमगीरपुर के उत्तर प्रदेश सैन्यकालीन लोग कपास की खेती करते थे। इस सभ्यता के लोग नगरों की बजाय गांवों में रहते थे। आलमगीरपुर के लोग नगरों की बजाय कहाँ रहते थे? गांव में। और हड़प्पा सभ्यता आ गई। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीर, बड़गांव तथा हुलास, सहारनपुर, मंडी, मुजफ्फरनगर आदि स्थलों से प्राप्त हुए। और हिंडन नदी के तट पर अवस्थित आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। अगर हिंडन नदी के तट पर अवस्थित आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन बनने के लिए बहुत ही लग रहा है इस बार ये कहीं ना कहीं पूछा जाए, क्योंकि आलमगीरपुर बहुत ही फेमस हो चुका है। और उसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुआ। तो ये बात पूछने योग्य हो गई है। आलमगीरपुर के उत्खनन से आलमगीरपुर के उत्खनन से मृदभांड, मनके व कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े प्राप्त हुए। देखो मनके भी प्राप्त हुए, आलमगीरपुर में प्राप्त हुए। और कटोरे बहुसंख्या में आलम कटोरे के टुकड़े मिले आलमगीरपुर में। कुछ के ऊपर सैंधव लिपि के दो अक्षर अंकित हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि की चित्रकारियां भी मिलती हैं। आलमगीरपुर से सैंधव अवशेषों की प्राप्ति यह सिद्ध करती है कि यह सभ्यता गंगा यमुना दोआब में भी फैली हुई थी। अब आते हैं हुलास नामक पुरा स्थल के उत्खनन से हड़प्पा के विभिन्न चरणों का पता चलता है। देखिए जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है हमारा हुलास, यहाँ पर भी पुरा स्थल के उत्खनन से हड़प्पा के विभिन्न चरणों का पता चला है। पहला चरण उत्तरकालीन सैंधव सभ्यता का तथा शेष बाद के हैं। अब बड़गांव से भी उत्तर सैंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह सहारनपुर जिले में अवस्थित। बड़गांव जो है सहारनपुर जिले में अवस्थित है। यहाँ भी सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। सैंधव सभ्यता को ही हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में मिले तो उसको कहते हैं उत्तर सैंधव सभ्यता। तो उत्तर प्रदेश में नए पुरातात्विक उत्खनन के फलस्वरूप भटपुरा एवं मानपुरा तथा मांडी गांव व कैराता क्षेत्र से भी सैंधव सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। बागपत जिले के सिनौली बागपत जिले के सिनौली में हुए उत्खननों से कुछ एक बहुत विशाल उत्तर हड़प्पाकालीन सिमेट्री, जिसे हम लोग कब्र कहते हैं, की प्राप्ति हुई। इसका उत्खनन कार्य डीवी शर्मा के निर्देशन में हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। बागपत जिले के सिनौली में क्या मिला? तो क्या मिला? उत्तर हड़प्पा कालीन से मिला हमें कब्रगाह। और फिर इसका उत्खनन कार्य किसने कराया? डीवी शर्मा के निर्देशन में। तो ये पॉइंट होते हैं जो पेपर में आते हैं, और ये दो तीन पॉइंट मिला के बना दी जाती है टेबल। फिर हो जाता है कठिन। इसीलिए ये सब चीजें याद रखती है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृत। अब इसके बारे में देखिए लगभग 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के ऊपरी गंगा व मध्य गंगा दोआब के क्षेत्रों में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का विकास हुआ।
इस संस्कृति का साक्ष्य हस्तिनापुर, मेरठ जिला, अंतर्जी खेड़ा, जखेड़ा, कौशाम्बी आदि स्थानों से प्राप्त होता है। इनमें जखेड़ा को एक अर्धनगरीय व उपनगरीय केंद्र माना गया है। देखिए, जो जखेड़ा है वो अर्धनगरीय या उपनगरीय स्थान है, और हस्तिनापुर हमारा मेरठ जिले में पड़ता है। और यहाँ पर क्या मिलता है? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का विकास कहाँ हुआ? हस्तिनापुर, मेरठ जिला। इस संस्कृति के लोगों के जीवन निर्वाह का आधार चावल, गेहूं, जौ की कृषि थी। हालांकि सिंचाई की सुविधाओं के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, फिर भी अंतरिजी खेड़ा में कच्चे कुओं के रूप में कुछ गोलाकार गड्ढे पाए गए। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के संबंध लोग लौह उपकरण का प्रयोग करने लगे। देखिए, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से संबंधित जो लोग थे वो लौह उपकरण का प्रयोग शुरू कर दिया था उन लोगों ने। अब हम लोग धीरे धीरे आते हैं वैदिक काल। जो वैदिक काल हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है उसके बारे में बात। उत्तर वैदिक आर्यों की संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश उत्तर प्रदेश था, जो कि सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक विस्तृत था। इसमें कुरु, पांचाल जैसे विशाल महाजनपद भी अवस्थित थे। वस्तुतः आर्यों ने सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु या 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश आधुनिक पंजाब में बस्तियां बनाई। धीरे धीरे आर्यों ने पूर्व दिशा में अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इस संबंध में शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव कथा का एक सुंदर आख्यान मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव कथा का एक सुंदर आख्यान मिलता है। वक्त मिलेगा तो हम आपको इसको बताएंगे। ऋग्वेद के साथ साथ उत्तर वैदिक क्षेत्रों में, वैदिक ग्रंथों में भी यमुना व गंगा की चर्चा की गई। देखिए, वैदिक ग्रंथों में गंगा और यमुना की चर्चा की गई है, जिससे मध्य देश के आर्य सभ्यता के विस्तार का साक्ष्य पुष्ट होता है। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में सप्त सिंधु का महत्व धीरे धीरे कम होता गया और वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित गंगा का दोआब संस्कृति का केंद्र बना, जहाँ कुरु, पांचाल, काशी एवं कौशल आदि राज्य विद्यमान थे। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश में 2 महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत का प्रणयन हुआ। देखिए, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में महाभारत, 2 महाकाव्यों का उदय हुआ, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण तथा कौशल राज्य के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। देखिए, रामायण जो राम थे हमारे, वो इक्ष्वाकु वंश के थे। तो वही बताया गया है कि रामायण तथा कौशल राज्य के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, जबकि महाभारत की कथा हस्तिनापुर के कुरु वंश से है। कुरु वंश से है रामायण, और महाभारत का जो उदय हुआ है वो हुआ है हमारा उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में। ये चीज याद रखनी होगी। अब आ जाते हैं महाजनपद काल। देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व के 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में अवस्थित है। तो अब ये है हमारे पास पांचाल महाजनपद है, और इसकी राजधानी है अहिच्छत्र, बरेली में पड़ती है, और कामपिल्य फर्रुखाबाद। दो पांचाल की 2 राजधानियां रही हैं, अहिच्छत्र और कामपिल्य। अहिच्छत्र हमारा बरेली में है और कामपिल्य है फर्रुखाबाद में।
अब विस्तार हुआ बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्र में पांचाल महाजनपद का। अब आते हैं कुरु। कुरु की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, आज इसको आधुनिक युग में दिल्ली कहते हैं। और मेरठ व दिल्ली के आसपास का क्षेत्र होता था कुरु का। अब हमारा वत्स आ जाता है, महाजनपद वत्स। कौशाम्बी इसकी राजधानी रही। प्रयागराज व कौशाम्बी के आसपास का क्षेत्र है वत्स। अब आ जाता है अगला कौशल। कौशल हमारा श्रावस्ती और अयोध्या के आसपास का क्षेत्र। कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती और अयोध्या रही। अवध के आसपास का क्षेत्र रहा। मल्ल ये एक गणतंत्र राज्य था यहाँ पर। कुशीनगर इसकी राजधानी रही। कसिया और पावा, पडरौना। ठीक है, ये कुशीनगर के जो जहाँ पर मुख्य हेड क्वार्टर रहा होगा वो कसिया था। और पावा में पडरौना, ये मल्ल का रहा। और ये इसका विस्तार था देवरिया व गोरखपुर जिला। कुशीनगर उधर ही है, गोरखपुर से। अब देखिए काशी आता है। वाराणसी इसकी वो रही राजधानी। और वाराणसी के आसपास का क्षेत्र रहा। अब चेदी, जिसको हम लोग कहते हैं सुप्तिमती, जिसकी राजधानी रही बांदा में। चेदी जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी सुप्तिमती। और बांदा के आसपास का क्षेत्र जो था इसी के क्षेत्र में आता था। अब है सूरसेन। सूरसेन महाजनपद था जिसकी राजधानी मथुरा और मथुरा के आसपास का क्षेत्र। अब पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में। देखिए पांचाल जो था, पांचाल जो था प्रारंभ में इसके दो भाग थे। उत्तरी पांचाल राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल राजधानी थी कानपुर। यही दो राजधानियां थी। दो भागों में बटे थे तो दो राजधानियां थी। कानकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। कानकुब्ज कहते हैं कन्नौज को। और ये इसी पांचाल में ही आता था कन्नौज। ठीक, तो इसीलिए बोला गया है कि कानकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। मतलब कन्नौज एक फेमस नगर रहा है, अभी भी है, पहले भी था। प्रसिद्ध दार्शनिक राजा प्रवाहन जयवली का संबंध पांचाल से। अब पढ़ते हैं कुरु। कुरु महाभारतकालीन हस्तिनापुर का नगर इसी राज्य में स्थित था। हस्तिनापुर का नगर इसी राज्य में स्थित था कुरु। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था। कौरव राजा, जिसको कौरव। अब आते हैं वत्स के बारे में पढ़ेंगे। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन, पौरव वंश एक हुआ करता था बुद्ध काल में, जिसका शासक उदयन था। पुरातात्विक उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ से श्रेष्ठी घोषित द्वारा निर्मित विहार तथा उदयन के राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त हुए। अब कौशल आता है। कौशल वर्तमान अवध का क्षेत्र प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी, देखिए दक्षिण में सई नदी है, तो सई नदी है। तथा गोमती नदी की सहायक नदी अगर पूछा जाए तो सई नदी है। तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ है। रामायण कालीन कौशल की राजधानी अयोध्या थी। बुद्ध काल में कौशल राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत तथा दक्षिण भाग की राजधानी श्रावस्ती में स्थापित हुई। महाजनपद कालीन श्रावस्ती नगर का आकार अर्धचंद्राकार था। श्रावस्ती में ही सहेत महत
स्तूप का निर्माण किया गया था। देखिए सहेत महत स्तूप, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पर है, तो श्रावस्ती में है। अब आता है मल्ल। मल्ल क्या कहता है, इसके बारे में क्या है? यह आधुनिक बिहार में स्थित वज्र के समान ही एक संघ राज्य था। ऐसा प्रतीत होता है कि मल्ल राज्य भी आरंभ में एक राजतंत्र के रूप में संगठित था। कुछ जातक में ओकाक को वहां का राजा बताया गया है। मल्ल का राजा किसको बताया गया है? ओकाक। याद रखना, ओकाक कहाँ का है? मल्ल का। कालांतर में मल्ल भी एक गणराज्य बन गया। ठीक है। अब पढ़ते हैं काशी के बारे में। ये ज्यादा शार्ट में नहीं, जो जितना रिलेटेड है हमारे कोर्स से उतना ही छटा हुआ है। ज्यादा कहानियां नहीं है इसमें, जो मेन मेन चीजें हैं वही हम पढ़ेंगे। काशी उत्तर में वरुणा और दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी थी। देखिए जो राजधानी हमारी है वाराणसी नगरी, वो वरुणा और दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई है। जातक ग्रंथ में इसे एक समृद्धशाली व शक्तिशाली राज्य के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त था जिसे कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। ब्रह्मदत्त जो राजा था, उसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। और ये राजा कहाँ का था? वान- बनारस का था, वाराणसी। अब आते हैं, पढ़ेंगे चेदी के बारे में। चेदी जो हमारा महाजनपद था, आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित इस महाजनपद की पहचान महाभारत के सुत्तमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध राजा शिशुपाल था। एक जातक ग्रंथ में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर बताया गया। देखिए चेदी में इसका जो प्रसिद्ध राजा हुआ वो शिशुपाल रहा। लेकिन कभी अगर जातक ग्रंथ के अनुसार पूछ दिया जाए तो उसका नाम उपचर बताया गया। सूरसेन। अब आता है मथुरा वाला इलाका। ये महाजनपद जो सूरसेन था, ये है हमारा। महाभारत के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। देखो महाभारत के अनुसार यहाँ का यादव वंश का शासन रहा। और बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था, जो कि बुद्ध का सर्व प्रमुख शिष्य था। उसी की सहायता से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रसार संभव। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। इनके पिता शुद्धोदन कपिल वस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे। इनकी माता माया देवी राम ग्राम के कोलीय गणराज्य की कन्या थी। किस गणराज्य की थी? कोलीय। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कुरुबेला से सर्वप्रथम ऋषि पतन आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। देखिए ज्ञान प्राप्त के बाद कुरुबेला से सर्वप्रथम ऋषि पतन सारनाथ आए। ठीक है। जो ऋषि पतन नाम है वो किसका है? सारनाथ। सारनाथ की जगह पे अगर ऋषि पतन लिख के आ जाए तो याद रखो। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। क्वेश्चन बन जाता है कि गौतम बुद्ध ने पहली बार कितने शिष्यों को या कितने लोगों को दिया था उपदेश? तो पहला उपदेश दिया गया था 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। और बौद्ध धर्म में यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना तब कहलाई जब बुद्ध ने सबसे पहले 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश।
बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। ध्यातव्य है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही दिए। तो या तो कौशल आ जाए, राज्य पूछा जाए, और स्थान आ जाए तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। वत्सराज उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बने। देखिए, जो वत्स राज उदयन थे वो एक बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुपालन किया। वत्सराज उदयन ने घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में प्रदान किया। देखिए, घोषिताराम विहार एक वो रहा होगा कोई स्थान, तो वो उनको दान में दिया गया भिक्षु संघ को। और 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर का परित्याग, जिसे महानिर्वाण कहा जाता है। इनका अंतिम संस्कार मल्लों ने अत्यंत उत्साहपूर्वक किया। बौद्ध धर्म और अब देखो, बुद्ध बुद्ध काल में आधुनिक उत्तर प्रदेश में 7 मुख्य गणराज्य थे। कपिलवस्तु के शाक्त, सुमार पर्वत के भग, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, और पिपलीवन के मौर्य। पिपलीवन ये मौर्य से है, ये मौर्य लिखा है, मौर्य भी मौर्य। अब पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म। जैन धर्म, ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ। ध्यातव्य है कि द्वितीय तीर्थंकर अजीत नाथ, चतुर्थ तीर्थकर भगवान अभिनंद नाथ एवं पांचवें तीर्थंकर सुमित नाथ का जन्म स्थल भी अयोध्या ही है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। वे काशी के इक्ष्वाकुए राजा अश्वसेन के पुत्र थे। राजा अश्वसेन के पुत्र कौन थे? पार्श्वनाथ, और काशी के थे। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली भी हो सकता है, कुंडग्राम भी लिखा हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सब चीजें याद करने में पड़ेंगी, कुछ भी पूछ सकता है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। ये क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। आधुनिक उत्तर प्रदेश में उनके अनुयायियों की संख्या अधिक थी। मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल में क्या था? मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का था मथुरा। अब देखिए, पढ़ते हैं मौर्य काल। मगध में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईस्वी में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके की गई। देखिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया, ये सबको पता है, लेकिन हमें यहाँ याद रखने योग्य बात है 322 ईस्वी।
और दूसरा पॉइंट क्या है, मौर्य साम्राज्य का विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य तथा वर्तमान उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र इसकी परिधि में आता था। अशोक इस वंश का महानतम शासक था, महानतम। इसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के अब तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इन 40 अभिलेखों में से उत्तर प्रदेश में मिलने वाले अभिलेख इस प्रकार: अहरौरा मिर्जापुर का लघु शिलालेख, मेरठ का स्तंभ लेख, टोपरा का स्तंभ लेख, सारनाथ का लघु स्तंभ लेख, कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख। अब देखो, अरोरा का जो लघु स्तंभ शिलालेख है, इसमें इस लघु शिलालेख की खोज 1961 में आरजी पांडे द्वारा की गई। इसका अनुवाद डीसी सरकार ने किया। अब मेरठ का स्तंभ लेख, यह मेरठ में था तथा बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। टोपरा का स्तंभ लेख जो था, यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गढ़ा था। ठीक है, टोपरा का कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण हैं। गौरत गौरतलब तथ्य यह है कि अशोक के मेरठ व टोपरा लेख का जिक्र शम्स ए सिराज अफीम ने अपने कृति तारीख ए फिरोज शाही में किया है। इस स्तंभ लेख को मीनार ए जरीन अथवा स्वर्ण स्तंभों का नाम दिया गया। इस स्तंभ लेख पर चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ के भी 3 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। तो ये हमारा टोपरा का स्तंभ कहा। सारनाथ का लघु स्तंभ लेख क्या है? इस लघु स्तंभ लेख में अशोक ने अपनी महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया। ध्यातव्य है सारनाथ स्तंभ लेख के शीर्ष पर बने सिंहों की आकृति को ही भारत सरकार ने अपना राज चिन्ह बनाया। देखिए, जो सिंह हमारे राज चिन्ह में लिए गए हैं वो सारनाथ स्तंभ लेख से लिए गए। ठीक। कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख, इस स्तंभ लेख में अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है। परसा दयाराम, देखिए राजा जो अशोक की रानी का नाम था करुवाकी, यहाँ पर है। परसा दयाराम महाराजगंज तथा सहोगोरा गोरखपुर के पुरातात्विक साक्ष्य मौर्य युगीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। सोहगौरा अभिलेख से श्रावस्ती के महामात्रों द्वारा सर्वधारण के लिए दुर्भिक्ष के समय राहत से संबंधित एक विज्ञप्ति, यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। अब परखम के यक्ष की मूर्ति मथुरा से मिली। परखम के यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली गई? तो ये मथुरा से मिली। अब मौर्योत्तर काल, अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर 185 ईस्वी पूर्व में की गई। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र एवं अयोध्या व विदिशा इस साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रांत थे। अयोध्या, देखिए उधर
पतंजलि के महाभाष्य में यह उल्लेख किया गया है कि पुष्यमित्र शुंग के समय यवन साकेत अयोध्या क्षेत्र जिसे बोलते हैं तक आ पहुंचे थे। हालांकि पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने गंगा किनारे इस आक्रमण का मुकाबला किया एवं हरा दिया। अयोध्या में पाए गए धनदेव के अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने दो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। पुरातात्विक उत्खनन से उत्तर प्रदेश में ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर मित्र शब्द से समाप्त होने वाले राजाओं के नाम अंकित हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आधुनिक उत्तर प्रदेश पर ईसा से 1 शताब्दी पूर्व और बाद तक का अधिकार था जो शुंग वंश से संबंधित थे। इस काल में उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला तथा ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। अब देखिए इंडो ग्रीक, इनके बारे में जानना भी जरूरी है। एवन शासकों में मिनांडर या मेनांडर सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, जिसका साम्राज्य झेलम नदी से लेकर मथुरा तक विस्तृत था। प्रयागराज के पास रेल से एक अभिलेख की प्राप्ति हुई जिसमें मिनांडर के नाम का उल्लेख हुआ। भारत में शकों की तक्षशिला, महाराष्ट्र, उज्जैनी और मथुरा में भिन्न भिन्न शाखाएं स्थापित हुई। भारत में शकों की तक्षशिला, महाराष्ट्र, उज्जैनी और मथुरा में भिन्न भिन्न शाखाएं स्थापित हुई। मथुरा की शाखा का प्रथम क्षत्रप राजूल था, जिसका उल्लेख मोरा से प्राप्त ब्राह्मणी ब्राह्मी में उत्कीर्ण लेख में। लेकिन ब्राह्मणी क्या है? एक भाषा है, मिला है। तो कुषाण वंश, हाँ, कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कडफिसेस था। कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का प्रमुख प्रथम शासक। तत्पश्चात विम कडफिसेस सिंहासनारूढ़ हुआ। इसके सिक्के मथुरा तक मिलते हैं। देखिए सिंहासनारूढ़ मतलब जो पहले था हमारा कुजुल कडफिसेस, फिर उसके बाद दूसरा जो राजा बैठा विम कडफिसेस सिंहासन पर बैठा। सिक्के मथुरा तक मिले जिन पर शिव नदी और त्रिशूल की आकृति उत्पन्न। कडफिसेस के जमाने में सिक्के मथुरा तक मिले और उसमें क्या क्या मिला था कुषाण वंश के सिक्कों में? शिव नदी और त्रिशूल की आकृति। इससे उसका शैव मतानुयायी होना भी सूचित होता है। शैव, शिव जी की पूजा करने। मथुरा के पास माट नामक स्थान से सिंहासन पर विराजमान एक विशाल मूर्ति। इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने इस लेख में उत्कीर्ण बेम शब्द की पहचान बिम कडफिसेस से की है। यदि इस तथ्य को मान लिया जाए तो बिम कडफिसेस का साम्राज्य मथुरा तक फैला था। कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसके समय कुषाणों के दो महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र थे, पुरुषपुर और मथुरा। कनिष्क के सारनाथ लेख में महाक्षत्रप खरपल्लान तथा क्षत्रप बनस्पर का उल्लेख मिलता है। खरपल्लान मथुरा में महाक्षत्रप था तथा बनस्पर वाराणसी में क्षत्रप की हैसियत से काम करता था। इससे यह विदित होता है कि मथुरा के पास साथ साथ वाराणसी भी उत्तर प्रदेश के कुषाणों का महत्वपूर्ण सिद्ध। फिर कनिष्क का शासन। कनिष्क का अफगानिस्तान के
रवातक नामक स्थान पर भी अभिलेख प्राप्त हुआ। इस अभिलेख के अनुसार कनिष्क के साम्राज्य में कौंडिन्य, उज्जैनी, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा जैसे क्षेत्र आते थे। कुषाण काल में ही मथुरा कला शैली का प्रमुखता से विकास हुआ। इस शैली में मूर्तियों का निर्माण सफेद चित्तीदार लाल पत्थर से हुआ। गांधार मूर्तियों के विपरीत इस शैली की मूर्तियां आध्यात्मिकता से पूर्ण और भावना प्रधान हैं। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली। अगर पूछ लिया जाए कनिष्क की सिर रहित मूर्ति कहाँ से मिली, तो मथुरा से मिली, जिस पर महाराज राजाधिराज देवपुत्रों कनिष्कों अंकित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। अब पढ़ेंगे नागवंश। नागवंश काफी छिपा हुआ वंश है, चलिए आज पढ़ा जाएगा इसके बारे में। कुषाणों के पतन के पश्चात मध्य भारत तथा उत्तर प्रदेश के भूभागों पर शक्तिशाली नागवंशों का उदय हुआ। वस्तुतः गंगा घाटी में कुषाणों की सत्ता के विनाश का श्रेय नागवंश को ही दिया जाता है। नागवंश की शाखाएं विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित थीं। यहाँ पद्मावती मथुरा तथा कांतिपुर में नागकुलों का शासन था। पद्मावती की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित पदम पवैया नामक स्थान से की। और अब पद्मावती के नागलोक हार शिव कहलाते थे। जो पद्मावती के नागलोक थे, नागलोक भार शिव कहलाते थे। ये नागवंश में सर्वाधिक शक्तिशाली थे तथा इनका वैवाहिक संबंध वाकाटकों के साथ था। पुराणों के अनुसार मथुरा पर कुल 9 नाग राज्यों ने शासन किया। मथुरा पर कितने 9 नाग राज्यों ने शासन किया मथुरा पर, याद रखना। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के समय मथुरा के नागवंश का राजा गणमति नाग, समुद्रगुप्त के समय मथुरा में जो नागवंश का राजा था वो गणमति नाग। अब पढ़ेंगे गुप्त वंश। ये काफी बढ़िया वंश है। कुषाण साम्राज्य के विघटन के पश्चात जिस विकेंद्रीकरण के युग का प्रारंभ हुआ वह गुप्त काल के उत्कर्ष तक चलता रहा। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश के प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने इस साम्राज्य का विस्तार काशी व कौशल क्षेत्र तक किया। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। प्रयाग प्रशस्ति इस शासक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर समुद्रगुप्त के बारे में जानना है तो प्रयाग प्रशस्ति पढ़ लीजिए। इस प्रशस्ति अभिलेख में 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का उल्लेख है जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। इन 9 राजाओं में रुद्रदेव कौशाम्बी, मतिल बुलंदशहर, गणपति नाग नागवंश मथुरा, अच्युत अहिछत्र बरेली आदि शासक आधुनिक उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसी के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया। देखिए, समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में चीनी बौद्ध यात्री जो था फायान भारत आया।
और वो सन था 380 ईस्वी। याद रखना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा की नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिससे उसे प्रभावती गुप्ता नामक एक पुत्री प्राप्त हुई। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के 3 लेख मथुरा नगर से मिले हैं। इनसे तत्कालीन मथुरा में शैव धर्म होने की पुष्टि होती है। मथुरा नगर का सजीव वर्णन चीनी यात्री फायान ने भी किया है। ठीक, फायान ने भी मथुरा नगर का सजीव वर्णन करा है। इसके अनुसार मथुरा के छोटे बड़े सभी लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। उस समय जब चीनी यात्री फायान आया और कुछ लोगों ने मिला होगा मथुरा के लोगों से, तो वो सब बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो उसने अपना इतिहास में लिख के दिया। अब देखिए हमारे पास है टेबल। अभिलेख, शिलालेख या स्तंभ लेख और प्रमुख तत्व इसमें क्या मिला। एक नाम आया हमारे सामने, बिलसद अभिलेख। बिलसद अभिलेख का मतलब हुआ, इसमें क्या लिखा था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासन का एक प्रथम अभिलेख केटा जिले से मिला। इस पर गुप्त संवत 96 की तिथि अर्थात 415 ईस्वी अंकित है। इससे कुमार गुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली ज्ञात होती है। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली हमें ज्ञात हुई बिलसद अभिलेख से। और गढ़वा के 2 अभिलेख, 2 शिलालेख। शिलालेख होता है जो शिला पर मिला, पत्थर पर। प्रयागराज में स्थित गढ़वा से कुमार गुप्त के 2 शिलालेख मिले। इन पर गुप्त संवत की तिथि 98 अर्थात 417 ईस्वी अंकित है। इसमें किसी दान ग्रह को दान दिए जाने का उल्लेख है। नंबर 3, करमन करमदंडा अभिलेख। करमदंडा अभिलेख उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। यह कुमार गुप्त के मंत्री पृथ्वी सेन द्वारा निर्मित शिव प्रतिमा के अधोभाग पर उत्कीर्ण है। नंबर 4, मन कुंवर अभिलेख। मन कुंवर प्रयागराज जिले में स्थित है। यह बुद्ध मित्र द्वारा स्थापित बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में उत्कीर्ण है। और मथुरा का लेख, यह शिलालेख भी एक बौद्ध मूर्ति के अधोभाग में उत्कीर्ण है। इस पर गुप्त संवत की तिथि 135 मतलब 454 ईस्वी अंकित है। और देखते हैं, छठा अभिलेख क्या है, स्तंभ लेख है ये, भीतरी स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मिला। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर जिले में मिला। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिला है। स्कंदगुप्त के इतिहास अध्ययन के लिए यह स्तंभ लेख काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए गढ़वा शिलालेख। प्रयागराज जिले में स्थित इस शिलालेख को स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख माना जाता है। कौहून स्तंभ लेख, यह गोरखपुर जिले से प्राप्त होता है। इसमें गुप्त संवत 141 मतलब 460 ईस्वी अंकित है। इस स्तंभ लेख में मर्द नामक व्यक्ति द्वारा जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को बनाए जाने का उल्लेख। अब पढ़ेंगे हम लोग और गुप्त काल को। गुप्त काल को कला की दृष्टि से भी स्वर्ण काल माना जाता है। इस काल में उत्तर प्रदेश में भीतर गांव का मंदिर दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ। साथ ही मूर्ति निर्माण के सारनाथ स्कूल का भी विकास हुआ। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में गुप्त
मंदिरों की सभी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। यह शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। द्वारपाल के रूप में नदियां, देवताओं आदि की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इस मंदिर की दीवारों पर शेष शैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु का गजेंद्र मोक्ष आदि के सुंदर दृश्य उत्कीर्ण है। कानपुर के भीतर गांव मंदिर का निर्माण ईंटों की सहायता से किया गया था। देवगढ़ के समान भीतर गांव का मंदिर भी शिखर युक्त है। सारनाथ में मिली बुद्ध की मूर्ति अत्यंत आकर्षक है। भगवान बुद्ध पद्मासन में विराजमान तथा इनके सिर पर अलंकृत प्रभा मंडल है। यह धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। मथुरा की गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति की मुद्रा शांत एवं गंभीर है तथा चेहरे पर मंद मुस्कान का भाव व्यक्त किया गया है। पाषाण के अतिरिक्त इस काल में धातुओं से बुद्ध मूर्तियां बनाई गई, जिनमें सुल्तानगंज की कांसे की बुद्ध मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में क्या है? गुप्त साम्राज्य के पतन के एक बार पुनः भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण और विभाजन की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित। इस काल में विशेषकर हर्ष के उदय के पूर्व उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य कायम थे। आधुनिक उत्तर प्रदेश के कन्नौज का मौखरी वंश इन्हीं छोटे छोटे राज्यों में से एक था। मौखरी गुप्तों के सामंत थे। कालांतर में उन्होंने परवर्ती गुप्त शासकों की निर्बलता का लाभ उठाकर कन्नौज में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। मौखरी वंश के इतिहास अध्ययन के लिए हरहा अभिलेख बाराबंकी जिला प्रदेश, सोहनाग अभिलेख देवरिया जिला उत्तर प्रदेश तथा बिटौरा से प्राप्त मोहरें अत्यंत उपयोगी हैं। हरहा अभिलेख में इस वंश के प्रथम 4 राजाओं हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा तथा ईशान वर्मा के शासनकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त है। ये क्या रहे? 4 राजा रहे, हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा। शासनकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी। ध्यातव्य है कि लेख ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा द्वारा खिंचवाया गया। जैसे हरहा अभिलेख अगर पूछ लिया जाए, हरहा अभिलेख, तो ये 4 राजाओं से संबंधित है। और ये किसने बनवाया? ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा द्वारा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सर्ववर्मा सूर्य वर्मा का अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा, जो मगध को मौखरी वंश के आधिपत्य में लाया। के पश्चात अवंती वर्मा शासक बना। इसका उत्तराधिकारी ग्रह वर्मा था। ग्रह वर्मा का विवाह थानेश्वर नरेश प्रभाकर वर्धन की कन्या राजश्री के साथ संपन्न हुआ था। वस्तुतः गौड़ नरेश शशांक की बढ़ती हुई शक्ति से ग्रह वर्मा सशंकित था, अतः इसके प्रत्युत्तर में उसने वर्धन वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कालांतर में ग्रह वर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी, जिसके कारण मौखरी वंश का अंत हो गया। अब थानेश्वर का वर्धन राजवंश पढ़ेंगे। थानेश्वर, इस वंश के इतिहास अध्ययन में वंशखेड़ा व मधुबन का लेख अत्यंत उपयोगी है। वंशखेड़ा का लेख उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से स्थित वंशखेड़ा नामक स्थान से मिला है। इसी लेख से राजवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय तथा गौड़ शासक शशांक द्वारा धोखे से राज्यवर्धन की हत्या का जिक्र है।
मधुबन मऊ अभिलेख में हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा नामक ग्राम को दान में देने का विवरण है। वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, देखिए, वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था, जिसने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा थानेश्वर की बजाय कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। हर्ष के काल में कन्नौज का चतुर्दिक विकास हुआ था। इसकी समृद्धि के कारण इस नगर को महोदया भी कहा जाता है। कन्नौज को महोदया भी कहते हैं, कानकुंज भी कहते हैं, इसके नाम याद रखो। हर्ष के समय प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेन सांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। वह लिखता है कि इसमें 18 अधीन देशों के राजा उपस्थित हुए थे, जिनमें वल्लभी और कामरूप के राजा भी शामिल हुए थे। ध्यातव्य है कि यह समारोह 75 दिन तक चला था। हर्ष ने बारी बारी से बुद्ध, सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं की पूजा की थी। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष को प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटक लिखने का श्रेय जाता है। प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटक किसके द्वारा लिखा गया? हर्ष के द्वारा। रत्नावली में वत्सराज उदयन तथा उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन है। हेन सांग ने कन्नौज की धर्म सभा तथा प्रयाग की छठी महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। केशववर्धन, केशव वर्मन के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। चलिए अभी इतना पढ़ेंगे, फिर अगला अभी थोड़ा पढ़ लो, फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें इसकी आगे कहानी शुरू करी जाएगी। ये इतिहास है हमारा। हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग 75 वर्षों तक कन्नौज का इतिहास अंधकार में रहा। कन्नौज अंधेरे में चला गया 75 वर्षों। इसके पश्चात कन्नौज के राज सिंहासन पर यशोवर्मन नामक एक महत्वाकांक्षी एवं शक्तिशाली राजा आसीन हुआ। अब इसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। ये हमारा पहला था, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो दूसरा भी ले आएंगे, पूरा पूरा इतिहास पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।